फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोगों का जो फॉर्मेट है उसके अंतर्गत मंडे और सैटरडे को हम लोग जो जीएस का पेपर 4 है, यानी यूपीएससी मेंस में जो जीएस पेपर 4 है, जिसको एथिक्स का पेपर भी कहते हैं, तो जीएस पेपर 4 को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्योंकि आज सैटरडे है तो हम लोग जीएस पेपर 4 या फिर एथिक्स को डिस्कस करेंगे। और देखिए, जिस तरह से आपने मुझे एथिक्स के ऊपर रिस्पांस दिया है, लगातार आप लोगों के जो लाइक्स हैं वीडियो पे वो बढ़ते जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आगे भी मैं जो एथिक्स की ये सीरीज है इसको कंटिन्यू रखूंगा। तो बात करते हैं, देखिए, आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, लोक प्रशासन में नैतिक दुविधाओं का समाधान करने के प्रक्रम को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग एथिकल डिलेमास इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए, आंसर को डिस्कस करूं उससे पहले आपको कुछ चीजें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। पहली चीज तो है, जो आपको आंसर लिखना है वो केवल 150 शब्दों में लिखना है। देखिए, कभी आप ट्राई करिए कि एक पेज के ऊपर आप कुछ शब्द लिखिए और उनको गिनिए। जब आप गिनेंगे तो आप देखेंगे 150 शब्दों का मतलब है मुश्किल से 2 पैराग्राफ आपके पूरे होते हैं और 150 शब्द हो जाते हैं, यानी कि आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। हाँ, एक अनिवार्यता जरूर है कि जो भी आपको लिखना है वो सही होना चाहिए और प्रभावशाली होना चाहिए। इसके साथ ही देखिए, एथिक्स में क्या होता है जनरली कि जहां पर आपके विचार मांगे जाते हैं वहां पर, क्योंकि हर किसी के विचार अलग अलग हैं तो हर किसी का उत्तर अलग होता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनका उत्तर एक निर्धारित सीमा के भीतर दिया जाता है, यानी कि जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन की जो कोर है आपको उसको पकड़ना होगा। यानी कि यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि नैतिक दुविधा का मतलब होता क्या है। और जब आपको ये पता होगा कि नैतिक दुविधा का क्या मतलब होता है, तब आप कुछ व्यवहारिक समाधान बता पाएंगे। देखिए, नैतिक दुविधा क्या होती है? कई बार क्या होता है, चलिए मान लेते हैं कि एक नियम है जिस नियम का आपको पालन करना है, लेकिन जब आप इस नियम का पालन करते हैं तो किसी गरीब व्यक्ति का नुकसान हो रहा है। चलिए मान लेते हैं, एक नियम है कि जिसके पास राशन कार्ड होगा केवल उसी व्यक्ति को अनाज का वितरण किया जाएगा, एक सामान्य सा नियम है। अब एक गरीब व्यक्ति है जिसके पास किसी कारण से इस समय राशन कार्ड नहीं है, चाहे उसका राशन कार्ड खो गया है या अभी बन नहीं पाया है, वो किसी दूसरी जगह से आया है, तो कुल मिलाकर इसके पास राशन कार्ड की सुविधा अभी नहीं है, जिसकी वजह से इस व्यक्ति को जो अनाज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आपके सामने स्पष्ट बात है कि यह व्यक्ति इतना गरीब है कि इसको अनाज मिलना चाहिए। नियम क्या कह रहा है? नियम की अगर आप माने तो राशन कार्ड के बिना आप इसे अनाज नहीं दिलवा सकते। लेकिन जो एथिकल बातें हैं, यानी कि जो नैतिक आपके मन में जो नैतिक बात आ रही है वो यही आ रही है कि यार इस व्यक्ति को जो है राशन दे दिया जाए। अब आपके सामने क्या देखिए परिस्थिति आ गई, इसी को कहते हैं नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा का मतलब देखिए, नियम को तोड़ना। सरकार, आप सरकार से वेतन लेते हैं, सरकार ने आपको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बैठाला हुआ है, तो अगर आप सरकार का नियम तोड़ते हैं तो ये एक तरह से आप नैतिकता का जो मानदंड है उसको तोड़ रहे हैं, यानी कि जो मोरल वैल्यूज का कह लीजिए कि जो एक मानदंड होता है आप उससे हट रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप एक गरीब व्यक्ति को भूखा रहने देते हैं तो भी जो एक मानवीयता होती है, जो एक कह लीजिए ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज होती है, मानवीय मूल्य होते हैं, आप उससे हट रहे हैं, यानी कि यहाँ पे भी जो मोरल वैल्यूज हैं आप उससे हट रहे हैं। तो अब देखिए, लोक प्रशासक के सामने, लोक प्रशासक मतलब यानी कि एक जो ऐसा व्यक्ति जो सरकार के लिए काम कर रहा है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो इस लोक प्रशासक के सामने एक समस्या आ गई कि वो क्या करे, यानी कि उसके सामने एक नैतिक दुविधा खड़ी हो गई। अब इसका समाधान कैसे किया जा सकता है? देखिए, जाहिर सी बात है, इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब जो नियम है वो लचीले हो, यानी कि नियम कानून में लचीलापन हो। लचीलेपन से क्या मतलब है? देखिए, लचीलेपन से मतलब होता है कि जो लोक सेवक है उसके पास निर्णय लेने के व्यापक अधिकार हो, यानी कि निर्णय का व्यापक अधिकार लोक सेवक को देना पड़ेगा। यानी कि अब क्या है, आपने लोक सेवक को अधिकार दे दिया इस बात को निर्धारित करने का कि किन लोगों को राशन मिलना चाहिए, किन लोगों को नहीं मिलना चाहिए। नियम अभी भी है, लेकिन ये लोक सेवक के पास है कि किसी व्यक्ति को अगर राशन कार्ड की लिस्ट में शामिल करना है तो लोक सेवक के पास अधिकार है कि तुरंत वो व्यक्ति को राशन कार्ड की लिस्ट में शामिल कर ले और एक निर्धारित समय के भीतर फिर उसकी जो जांच पड़ताल होना है उसको करवा ले।
तो अब जब आपने लोक सेवक को अधिकार दिए, तो इससे क्या हुआ कि ये जो उसके सामने एक एथिकल डिलेमा आया, जो नैतिक दुविधा आई, उससे वो आसानी से निकल जाएगा। इसके साथ ही देखिए एक और नैतिक दुविधा क्या हो सकती है, एक बांध बनना है। तो बांध बनेगा तो कुछ लोगों को लाभ होगा, यानी समाज को लाभ होगा, बिजली मिलेगी, इरिगेशन की सुविधा मिलेगी, सिंचाई सुविधा मिलेगी। लेकिन इससे नुकसान क्या होगा, देखिए नुकसान क्या है कि कुछ लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। तो अब ऐसे में फिर से एक नैतिक दुविधा आती है लोक सेवक के सामने। तो इसमें आपको क्या करना होगा, लोक सेवक को आप ट्रेंड करिए कि जहां पर व्यापक हित है उसका ध्यान दिया जाना चाहिए, और जहां पर कुछ लोगों की समस्या है तो उस समस्या की अनदेखी नहीं करना चाहिए। यथासंभव प्रयास करके देखिए, थोड़ी सी लैंग्वेज आपकी इसी तरह की होना चाहिए, यानी कि जितना भी पॉसिबल आप कर सकते हैं उनके लिए सही काम, उतना आपको उनको सुविधा देना चाहिए। जैसे कि उनको रोजगार की सुविधा दे दीजिए, आवास की सुविधा दे दीजिए। तो ये सारी चीजें उनके लिए कर दीजिए, लेकिन काम आपको वही करना है जो व्यापक हित में हो। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक बात और है, जब कोई भी लोक सेवक निर्णय लेता है तो उसको एक चीज की जरूरत होती है, वो है संरक्षण। यानी कि एक लोक सेवक ने मान लीजिए निर्णय लिया, जैसे कि यहीं पे मान लीजिए लोक सेवक ने क्या कहा कि चलिए इस गरीब व्यक्ति को राशन दे दिया जाना चाहिए, उसके पास अधिकार है। लेकिन बाद में मान लीजिए उससे कहा जा रहा है कि आपने भ्रष्टाचार किया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके निर्णय को इस आधार पे जज किया जाना चाहिए कि उसका इंटेंशन क्या था, उसने किस, कह लीजिए क्या दिमाग में रखते हुए, किस उद्देश्य के साथ ऐसा काम किया है। अगर उसका उद्देश्य अच्छा था तो फिर उसके ऊपर गलत आरोप नहीं लगना चाहिए, उस इस तरह से लोक सेवक को संरक्षण मिलना चाहिए। तो दो चीजें आई, एक तो निर्णय का अधिकार हो, दूसरी बात है उसको संरक्षण भी हो, जो निर्णय लिया है उस निर्णय के संबंध में उसको संरक्षण भी हो। इससे क्या होगा कि लोक सेवक जो है इस एथिकल डिलेमा से निकल जाएगा। इसी के साथ दूसरे केस में हम लोगों ने देखा कि लोक सेवक को इस तरह से ट्रेंड करिए कि वो व्यापक हितों के ऊपर ध्यान दे, और जिन लोगों के, जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनके हितों की भी अनदेखी ना करे, यथासंभव उनके लिए भी सुविधाएं प्रदान करे। अब देखिए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लीजिए कि भारत सरकार एक ऐसी पर्वतीय घाटी में एक बांध का निर्माण करने की सोच रही है, जो जंगलों से घिरी है और जहां नृजातीय समुदाय रहते हैं, यानी कि जहां पे एथनिक कम्युनिटीज के लोग रहते हैं। अप्रत्याशित आकस्मिकताओं से निपटने के लिए सरकार को कौन सी तर्क संगत नीति का सहारा लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको जिस शब्द के ऊपर ध्यान देना है वो है अप्रत्याशित आकस्मिकता। अप्रत्याशित देखिए क्या होता है, ऐसी चीजें जो अनफॉरसीन, जिसके बारे में अभी आपको पता नहीं है लेकिन हो सकती है। अब देखिए ये एक लोक सेवक का बहुत बड़ा गुण होता है कि वो आगे की चीजों को सोच सके। जो सामने है वो तो सबको दिख रहा है, लेकिन क्या हो सकता है इसके बारे में सोचना, ये एक लोक सेवक का प्रमुख गुण होता है। तो अब क्या हो रहा है कि पर्वतीय घाटी में बांध का निर्माण हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो पहली लाइन लिखना चाहिए वो ये लिखना चाहिए कि जो इतिहास होता है, यानी कि जो पुराने समय की घटनाएं होती हैं, उससे हमें भविष्य का अंदाजा लगाने की क्षमता मिलती है। यानी कि इतिहास में जो हुआ है उससे हम भविष्य को भी समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, देखिए कुछ एग्जाम्पल। क्या होता है कि जब इस तरह का कोई डेवलपमेंट का कार्य हो रहा होता है तो कई बार उसका विरोध भी होने लगता है। विरोध क्यों होता है, कई बार तो देखिए क्या होता है, विस्थापन जैसी जो समस्याएं होती हैं, लोग अपना स्थान छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। इसके साथ ही कई बार जो कुछ देश विरोधी ताकतें हैं वो गलत जानकारी देने लगती हैं, यानी अफवाह जिसे कहते हैं वो फैलाने लगती हैं। इसके साथ ही देखिए एक चीज ये भी होती है कि जन भागीदारी को सुनिश्चित नहीं किया जाता, यानी कि जब डिसीजन लिया जा रहा है तो लोगों को उसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। इस सब की वजह से विरोध होने लगता है। इसे हम लोगों ने ऐतिहासिक रूप से देखा है, जैसे कि आपने सरदार सरोवर बांध या फिर भारत में जितने भी इस तरह की परियोजनाएं हैं, अधिकतर में विरोध का सामना करना पड़ा है, ऐतिहासिक रूप से हमने देखा है। तो अब ये देखिए जो विरोध होता है ये भी दो तरह का होता है, कई बार ये अहिंसक होता है और कई बार ये हिंसा का रूप भी ले लेता है, जैसे नक्सली हिंसा वगैरह। तो जो निर्माण कार्य इस तरह के हो रहे हैं, परियोजनाएं हैं, उसमें हिंसक विद्रोह भी होता है। और हिंसक विद्रोह में क्या होता है कि कई बार जो विदेशी ताकतें हैं जो भारत की तरक्की नहीं चाहती हैं, वो भी इसमें आके जुड़ जाती हैं और इस विद्रोह के लिए जो शस्त्र वगैरह हैं, यानी कि जो आर्म्स वगैरह हैं, उसको प्रोवाइड करने लगती हैं। तो ये हमने ऐतिहासिक रूप से देखा है। अच्छा, जो अहिंसक विद्रोह है वो भी अपने खतरे लेके आता है। क्या खतरा है कि आपकी जो परियोजना है वो लेट हो जाएगी, और जितनी परियोजना लेट होगी कीमत उतनी बढ़ती जाएगी।
तो ये कुछ अप्रत्याशित खतरे आपके सामने हैं विरोध के। अब इससे निपटने के लिए आपको क्या करना होगा? देखिए, जिन लोगों का विस्थापन हो रहा है, उनको आप इंश्योर करिए कि नहीं, आपको अच्छा आवास मिलेगा, जहां आप रह रहे थे पहले उससे अच्छी जगह पे आपको रहने को मिलेगा। आपका जो कल्चर है वो इंटैक्ट रहेगा, यानी कि जो आपका ये सभ्यता है उसके ऊपर इस परियोजना से कोई चोट नहीं होगी। इसके साथ ही आपको रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही देखिए, जो गलत अफवाह फैलाने वाले लोग हैं उससे रोकने के लिए आप सही जानकारी लोगों तक पहुंचाइए। जो गलत जानकारियां पहुंचाई जाती हैं, जन भागीदारी को इंश्योर करिए, यानी जब भी आप कोई निर्णय ले रहे हैं तो जितने लोग हैं उन सभी को इस निर्णय में सम्मिलित करिए, सभी को कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके निर्णय का समर्थन करें। इससे क्या होगा कि ये जो भविष्य में आने वाले संकट हैं इससे आप निपट सकेंगे। इसके साथ ही देखिए, कुछ और संकट क्या हो सकते हैं? जब बांध बनाया जाएगा तो कुछ जमीन डूब जाएगी, तो इसमें जो जंगली जीव हैं, वाइल्ड लाइफ है, उसको खतरा उत्पन्न हो सकता है, इन्वायरमेंट को खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो इस बारे में भी आपको पूरा ध्यान रखना होगा। इन संकटों से भी निपटने के लिए आपको पूरा ध्यान रखना होगा। फिर देखिए क्या होता है, जो आपकी ये बांध वगैरह का जहाँ पे निर्माण होता है, वहां पे यह कह लीजिए जो पर्वतों की घाटी होती है, वहां पे कई बार जो मौसम की दशाएं होती हैं वो बिगड़ जाती हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी नहीं होती हैं। इसके साथ ही भूकंप जैसी कोई समस्या आ सकती है, आपके सामने बाढ़ आ सकती है। तो इसमें देखिए, जो लोग आपके अंडर में काम कर रहे होंगे परियोजना में, उनके संरक्षण के लिए, उनके बचाव के लिए आपको पर्याप्त इंतजाम करना चाहिए, जिससे कि जैसे ही कोई इस तरह की समस्या आए, उन लोगों को इस जगह से निकाला जा सके। प्लस जो आसपास के इलाके हैं, उनको कोई बड़ा नुकसान ना हो, तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से कई चीजें हैं जिनको आप ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन आता है नियुक्तियों के लिए। व्यक्तियों की खोज करते समय आप तीन गुणों को खोजते हैं: सत्यनिष्ठा, बुद्धिमत्ता और ऊर्जा। यदि इनमें पहला गुण नहीं है तो अन्य दो गुण आपको समाप्त कर देंगे। वॉरेन बफेट। अब देखिए, ये जो सेंटेंस है अपने आप में बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, और ये केवल आपके कह लीजिए सिविल सर्विसेज के एथिक्स के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपकी लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप देखिए किसी से फ्रेंडशिप करते हैं, किसी से संबंध बनाते हैं, तो आपका ध्यान केवल दो चीजों पे होता है: वो व्यक्ति कितना योग्य है और उसके अंदर कितनी एनर्जी है, वो कितना काम कर सकता है, या कितना वो कह लीजिए उत्साही है। लेकिन कई बार हम लोग इस चीज को भूल जाते हैं कि उसमें सत्य निष्ठा भी होना चाहिए। सत्य निष्ठा का क्या मतलब होता है, इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है? कि एक तो व्यक्ति ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो। ईमानदार होने के साथ ही साथ उसकी कुछ मोरल वैल्यूज हो, यानी कि कुछ उसकी नैतिक कह लीजिए कुछ मूल्य हो, और इन मूल्यों से वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में कोई समझौता ना करे। जैसे कि देखिए, चलिए हम लोग लोक प्रशासन पे तो बाद में आएंगे, पहले हम लोग अपनी लाइफ पे कुछ बातें करते हैं जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाए। अब आपका एक फ्रेंड है जो बुद्धिमान है, उसमें ऊर्जा भी है, लेकिन सत्यनिष्ठा नहीं है, वो आपके प्रति वफादार नहीं है। ऐसे में क्या होगा, कल को आप उसके साथ कोई बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो क्या होगा, अब अपनी बुद्धिमत्ता का वो यूज करेगा और आपका नुकसान होने देगा और अपने फायदे के बारे में ज्यादा सोचेगा। तो यही चीज वॉरेन बफेट कहते हैं कि जो बुद्धिमत्ता और ऊर्जा है, यही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ ही सत्यनिष्ठा भी होना चाहिए। अगर सत्यनिष्ठा नहीं है तो ये जो व्यक्ति है, ये आपकी पूरी संस्था को ही नष्ट कर देगा। अब देखिए, क्वेश्चन कहता है वर्तमान परिदृश्य में इस कथन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, पिछले 2-3 सालों की कुछ घटनाओं के ऊपर नजर डालिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि सत्यनिष्ठा क्यों जरूरी है। देखिए, बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए कुछ लोगों के बारे में सोचिए। पीएनबी में स्कैम हो गया, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक में एक स्कैम हो गया। बहुत बड़ा एक स्कैम हो गया जिसकी जांच चल रही है। तो ये स्कैम किसने किया? ऐसे लोग जिनको चुन के भेजा गया था, यानी कि जिनका चुनाव किया गया था, ऐसे ये लोग थे। इन्होंने एक परीक्षा पास की होगी और परीक्षा पास करने के बाद ये चुन के आए थे। यानी कि देखिए, इनकी बुद्धिमत्ता का परीक्षण हो गया क्योंकि इन्होंने परीक्षा पास की, और क्योंकि इनके अंदर ऊर्जा थी इसीलिए ये लोग बड़े पदों तक पहुंच पाए। लेकिन इसके बाद भी क्योंकि इनमें सत्यनिष्ठा नहीं थी, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि आखिरकार में एक स्कैम हो जाता है, यानी कि भ्रष्टाचार का मामला आता है। इसी तरह से देखिए, विमुद्रीकरण जब हुआ तो कई सारे ऐसे मामले खुल के सामने आए जिसमें लोगों ने अपनी जिम्मेदारी से हटते हुए नोट बदलने का काम किया, यानी कि नोट बदल दिए। अब देखिए, जिन लोगों ने नोट बदल दिए, उन्होंने विमुद्रीकरण का जो उद्देश्य था
उसको बहुत बड़ी चोट पहुंचाई, उसको नुकसान पहुंचाया। तो ये कौन से लोग थे? ऐसे लोग थे जिनके पास बुद्धिमत्ता थी, क्योंकि देखिए उन्होंने ये पूरा स्कैम प्लान किया, किस तरह से नोट बदलना है इसको प्लान किया। बुद्धिमान तो है, ऊर्जा भी है उनके अंदर, लेकिन सत्य निष्ठा नहीं है। इसी के साथ देखिए चलिए कुछ और बातें करते हैं, जैसे कि अभी हाल में आपने कुछ साल हो गए हैं इसको, तो शारदा चिट फंड घोटाला सुना होगा। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, तो ये भी भ्रष्टाचार के मामले से गुजर रहा है। तो यहाँ पर भी क्या मुख्य बात है कि जो लोग बड़े पदों पे बैठाले गए, उन्होंने सत्य निष्ठा का परिचय नहीं दिया। इसी तरह से देखिए एक अभी आईएमए पोंजी स्कीम नाम से एक फ्रॉड हुआ था। तो ये सारी चीजें क्या दिखाती हैं? ये सारी चीजें जितने भी इस तरह के फ्रॉड हैं वो यही दिखाते हैं कि जो लोग पदों पे बैठाले गए उनकी बुद्धिमत्ता का परीक्षण हुआ और ऊर्जा का, लेकिन सत्य निष्ठा का नहीं हुआ। देखिए हमारे जो देश का सिस्टम है, इसमें इंटेलिजेंस के भी विभाग आते हैं, यानी कि ऐसी एजेंसियां जो हमारे देश की सुरक्षा की व्यवस्था को देखती हैं। अब देखिए ये जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, इनके लिए सबसे मुख्य गुण क्या है? सत्यनिष्ठा इनका सबसे मुख्य गुण है। अगर इनकी इंटीग्रिटी जो है वो पर्याप्त नहीं है, इनके अंदर अगर इंटीग्रिटी नहीं है, तो पूरे के पूरे देश को इसका परिणाम, व्यापक परिणाम, गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तो यानी कि इंटीग्रिटी जो है अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? एक तो आप ईमानदार हो, दूसरा आपके कुछ नैतिक मूल्य ऐसे हो जिनके ऊपर आप किसी भी तरह से समझौता ना करें। ऐसा नहीं है कि केवल भ्रष्टाचार ना करें, बल्कि किसी भी तरह से समझौता ना करें। चाहे आपके ऊपर कोई इमोशनल दबाव हो, यानी कि कह लीजिए आपको किसी तरह से भावनात्मक तौर पे तैयार किया जा रहा हो कुछ गलत करने के लिए, तब भी आप ना करें। भ्रष्टाचार भी ना करें। किसी भी तरह से किसी भी चीज के लिए आप अपनी मोरल वैल्यू से समझौता ना करें। जैसे कि आपने कहा कि मैं जो भी काम करूंगा वो नियम के अकॉर्डिंग करूंगा। तो बस अब आप नियम से नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए। आपने कह दिया जो नियम है वही फॉलो होगा, तो अब आप नियम पर ही टिके रहेंगे। ये आपकी इंटीग्रिटी की पहचान है, और इसका होना बहुत ज्यादा आवश्यक भी है।